हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं को नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में देखने वाले विषय विज्ञान का कक्षा 10 का जो मतलब मंथली टेस्ट होने वाला है दिनांक 3 अगस्त यानी कि आज, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को लेकर के आ गए। तब सब वीडियो को अंत तक जरूर देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको सब मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आपको जैकबर्ड से रिलेटेड सारा का सारा अपडेट सबसे पहले वहीं पे मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्ट दोनों तरह के क्वेश्चन को। तो आपको घबराना नहीं है, अंत तक सिर्फ देख लेना है अगर आपने इस वीडियो को एक बार क्लिक कर दिया है तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपका था सेक्शन ए। सेक्शन ए के अंतर्गत आपका 100 प्रश्न रहने वाला है और 100 आपका ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू प्रश्न रहेगा। उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जिसमें आपका सबसे पहला प्रश्न बोलता है मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है। ठीक है, मान लो आपको दूर देखना है, आपको कितना दूर तक आप लोग देख सकते हो। तो इसका जो दूरी होता है आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है। ए में 5 सेंटीमीटर, बी में 5 मीटर, सी में 2 सेंटीमीटर या फिर डी में अनंत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनंत इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं हमसे आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है। रेटिना यानी कि दृष्टिपटल, आइरिस यानी कि परितारिका, पुतली या फिर कोर्नी यानी कि स्वच्छ मंडल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आइरिस को हम लोग क्या कहते हैं, रंगीन भाग जो आँख का होता है वही क्या होता है, आइरिस होता है। ठीक है, यानी कि परितारिका होता है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। 3 बोलता है हमसे पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो आप लोग याद रखना कि ज से जाइलम और ज से जल हो जाएगा। ठीक है, जल के लिए उत्तरदायी होता है। आपके पास ऑप्शन में दे दिया गया ऑप्शन नंबर ए में जल का वहन, बी में भोजन का वहन, सी में अम्यूनो अम्ल का वहन। कौन सा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जल का वहन। अगर आपसे पूछ देगा जाइलम की जगह पे फ्लोएम, अगर आपसे फ्लोएम पूछता तो फ से फ्लोएम और फ से फूड यानी कि भोजन का वहन करेगा। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 बोलते हैं हमसे मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ब्रीक होता है एक तंत्र का भाग होता है। ठीक है, जो कि किससे संबंधित है आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन दे दिया गया पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या फिर परिवहन से। तो आप लोग याद रखना हमेशा जो ब्रीक जो संबंधित होता है वह पर उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, जो कि आपका लास्ट प्रश्न होगा ऑब्जेक्टिव का। उसके बाद हम सब्जेक्टिव प्रश्नों को चालू करेंगे। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक, एनाल्जेसिक यानी कि पीड़ाहारी, या फिर अम्लरोधी यानी कि एंटासिड, या फिर एंटीसेप्टिक यानी कि प्रतिरोधी। अब याद रखना जो हम लोग देते हैं अपच का उपचार करने के लिए वो हम लोग देते हैं एंटासिड, यानी कि ये अब जो एंटासिड जो बना है ऑप्शन नंबर सी को देखो। एंटासिड जो बना है एंटी प्लस एसिड से बना है, एंटी प्लस एसिड से। एंटी का मतलब प्रति यानी कि उल्टा, प्रति यानी कि उल्टा, और एसिड मतलब अम्ल, यानी कि अम्ल अगर आपके पेट में ज़्यादा हो गया तो उल्टा चीज़ खाओगे यानी कि क्षार खाओगे तो क्षार ही होता है एंटासिड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है हमसे कोई बिलियन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। ठीक है, इस बिलियन में क्या होगा। ठीक है, इस बिलियन में क्या होगा, तो आपके पास ऑप्शन दे दिया कि NaCl, HCl आपका बुक का क्वेश्चन है। बुक में आपका सबसे पहला ही क्वेश्चन है शायद, चैप्टर नंबर 2 का है ना, LiCl यानी कि लिथियम क्लोराइड, या फिर KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड। इसका सही जवाब हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखना काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका जैक बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन आपका बार बार पूछते रहता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब हम लोग सेक्शन बी के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका 2 प्रश्न इसमें रहेगा, 4 प्रश्न रहेगा 2-2 मार्क्स के लिए। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं। तो हमें उत्तर में लिखना होगा श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्तन के उपरांत, यानी कि जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजराया जाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश को गुजराया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को, यानी कि क्या हो जाता है जब हम लोग प्रिज्म से गुजारते हैं श्वेत प्रकाश को यानी कि सूर्य के प्रकाश को, तो सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों में बढ़ जाता है।
और इसी बढ़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। आगे हमको लिखना होगा लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, ठीक है, अतः इसका विचलन सबसे कम होता है। रंगीन बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, अतः इसका विचलन सबसे अधिक होता है। प्रिज्म से गुजरने पर V से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज, R से रेड, ठीक है। ये सारे रंग यहाँ पे बन जाते हैं, है ना, वर्णक्रम दिखाई देता है। यहाँ पे भी दे भी दिया है, आप लोग ध्यान से एक बार देख लेना, ठीक है। सबसे पहले ऊपर होता है लाल, उसके बाद नारंगी, उसके बाद पीला, उसके बाद हरा, उसके बाद नीला, उसके बाद जामुनी, उसके बाद बैगनी होता है, ठीक है। बैगनी का सबसे नीचे होता है क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा अपवर्तन होता है, क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और लाल सबसे ऊपर होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, इसके कारण इसका विचलन कम होता है और ये सबसे ऊपर हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है नेक्स्ट हमारा आता है प्रश्न संख्या 8। एक सेकेंड, प्रश्न संख्या 8 बोलता है हमसे क्या क्षारकीय विलयन में H+ आयन होते हैं, यदि हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है, अगर H+ आयन होते हैं तो ये क्षारकीय क्यों है, इसे क्षारीय अम्लीय होना चाहिए था, क्योंकि अम्लीय में तो H+ आयन होता है। तो देखो बात ऐसा है कि इसमें H+ आयन होता है, लेकिन OH- का सांद्रता बहुत ज़्यादा होता है क्षार में, लेकिन H+ का सांद्रता क्या होता है, बहुत कम होता है, जिसके कारण क्षारकीय ही रह जाते हैं ना। तो इसमें हम लोग लिखेंगे हाँ क्षारकीय विलयन में H+ आयन भी होते हैं, परंतु इसकी सांद्रता मैंने जो बताया वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। OH- आयन की सांद्रता से बहुत कम होती है। OH- आयनों की सांद्रता अधिक होने के कारण ये क्या होते हैं, क्षारकीय गुण के होते हैं, ठीक है। तो यह रीजन आगे हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 बोलता है हमसे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण भी हमें देना है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया से लवण एवं जल बनते हैं। क्या होते हैं, अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखो ये हमारा क्या है, NaOH हमारा क्षार है, HCl क्या है हमारे पास अम्ल है, दोनों जब अभिक्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा NaCl, जो कि हमारे पास क्या है लवण है, क्या बनता है लवण, साथ में जल भी बाहर निकलता है। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि एक क्षार है, क्षार अभिक्रिया कर रहा है HCl से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकलेगा MgCl2 जो कि अब क्या है लवण है और साथ में जल भी बाहर निकलता है। यही क्या है हमारे पास उदासीनीकरण अभिक्रिया यही होता है, ठीक है। तो ये था हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, जो कि आपका 2 मार्क्स में लास्ट प्रश्न होगा। उसके बाद हम 2 प्रश्न और बचेगा, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 10 को देखो बोलता है हमसे हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है और यह प्रक्रम कहाँ होता है। देखो वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्रावित लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है, ठीक है। तो किस एंजाइम द्वारा वसा का पाचन होता है, लाइपेज एंजाइम द्वारा, जो कि कहाँ से स्रावित होता है, ये आपका अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। और अग्नाशय से एक पीछे की ओर से, यानी कि बड़ी आंत के पीछे की ओर से गुजरते हुए छोटी आंत में प्रवेश करता है। एक क्या बोलते हैं उसे, नस बोल सकते हो ना, नस बोल सकते हो, जो कि आता है और सीधे इसमें स्रावित करता है, उसी के माध्यम से छोटी आंत में लाइपेज एंजाइम स्रावित करता है। यह प्रक्रम कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो सेक्शन सी में आपका आता है 2 प्रश्न रहेगा, जो कि 3 मार्क्स का रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। तो अभी तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है हमसे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र की व्याख्या कीजिए और यह बताना कि क्यों आवश्यक है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण। तो इसमें हम लिखेंगे बी ऑक्सीजनित रक्त, यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला रक्त, ठीक है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। यह दायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं निलय में चला जाता है। जब दायां निलय सिकुड़ता है तो यह भी ऑक्सीजनित रक्त फुफ्फुस धमनी के माध्यम से फुफ्फुस में चला जाता है, यानी फुफ्फुस यानी कि फेफड़े में चला जाता है, ठीक है। जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है, यानी कि वहाँ से गैस को बाहर अलग कर लिया जाता है, किससे, ब्लड से, यानी कि रक्त से। यह रक्त ऑक्सीजनित होकर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लिया गया तो क्या बचा, ऑक्सीजनित रक्त हो गया, यानी कि ऑक्सीजन वाला रक्त हो गया, होकर फुफ्फुस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में बाएं अलिंद में चला जाता है। जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह बी ऑक्सीजनित रक्त बाएं अनिल में आता है, ठीक है। जब बायां नीले सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। अतः यही चक्र बार बार चलता रहता है ना। वही रक्त हृदय चक्र में हृदय में से 2 बार गुजरता है, एक बार
ऑक्सीजनित तथा दूसरी बार बी ऑक्सीजनित रक्त के रूप में इसी को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और यह क्यों आवश्यक है, यहाँ पे देखो महत्व, यानी कि क्यों आवश्यक है। तो हमारा हृदय 4 कोष्ठकों में से मिलकर बना है। आप लोग को पता है कि 4 कोष्ठक हमारे हृदय में होते हैं टोटल, है निलय, 2 निलय होते हैं, 2 अलिंद होते हैं ना, ऊपर अलिंद होता है, नीचे निलय होता है। तो हमारे 4 कोष्ठकों से मिलकर बना है। आगे हम लोग लिखेंगे इसमें, इसी के कारण से हमारे शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजनित रक्त वितरित किया जाता है। इसके कारण से ही कोशिकाओं व ऊतकों में ऑक्सीजन का वितरण सही आवश्यक अनुसार बना रहता है। ठीक है, तो ये क्यों महत्व है ये भी हम लोगों ने देख लिया। और उसके बाद में आता है आज का लास्ट प्रश्न, बोलता है आपसे क्वेश्चन नंबर 12, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में। देखो, अगर आपको मिलाना है अम्ल और जल को आपस में, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, जल में अम्ल को, सॉरी यहाँ पे क्या बोला है, अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। क्योंकि देखो अम्ल जो है मान लो जल है, ठीक है, इसमें हम लोग अम्ल मिलाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन अगर अम्ल में अगर जल मिलाते हो तो जल नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए, ये मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हम लोग, जल में अम्ल के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण उछलकर बाहर आ सकता है तथा किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण उपयोग किया जा रहा कांच का पात्र टूट भी सकता है। इसलिए अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। ठीक है, मिलाया जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। ये थोड़ा कक्षा 10 का जो साइंस का मंथली टेस्ट होने वाला उसके लिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपसे वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।